हेलो दोस्तों, मैं रेणु सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस नेचर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज अपनी क्लास चल रही है बायोलॉजी की क्लास 05 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं रिवीज में जो आपको पढ़ाया था वो बता देती हूँ, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, कोशिका के अंग पढ़ लिए थे हमने, कोशिका के बारे में पढ़ा था। कोशिका का अध्ययन, केंद्र का अध्ययन क्या कहलाता है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। और उसके बाद में हमने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड के बारे में, कि न्यूक्लिक एसिड की जो खोज है वो फ्रेडरिक मिशनर ने की थी। और उन्होंने सबसे पहले उसको किस में देखा था? उन्होंने देखा था मवाद कोशिका में। उसमें 3 प्रकार के इक्विपमेंट पाए गए थे। जो न्यूक्लिक अम्ल था उसमें नाइट्रोजनीस क्षार पाया गया था, फास्फेट शर्करा थी, पेंटोज शर्करा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे उसी न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल जो है वो अपने आप में एक टॉपिक है और उसी के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो क्वेश्चन है इसमें कि जो जीव द्रव्य होता है कोशिका के अंदर, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य जीव द्रव्य होता है, जो कि मनुष्य या जीव जंतुओं का जो जीवन है उसकी एक मूलभूत इकाई होती है, जो कि जीवन का आधार माना जाता है। ठीक है, तो जो जीव द्रव्य होता है उसमें 2 प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो क्वेश्चन यही है कि जीव द्रव्य में उपस्थित कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है। मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर रही हूँ। जीव द्रव्य में उपस्थित, जीव द्रव्य में उपस्थित कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात। अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, यौगिक दोनों पाए जाते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक, तो इनका अनुपात कुछ है। तो देखिए, अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। पहले मैं लिख रही हूँ अकार्बनिक और दूसरा लिख रही हूँ मैं कार्बनिक। ठीक है, इन दोनों का अनुपात होता है, वो होता है 81:19। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको याद भी रखना है। इसमें यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीव द्रव्य में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है, या दोनों का पूछ सकता है कि क्या होता है, इसलिए आपको याद रखना है अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात होता है 81:19। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए के बारे में बेसिक तो सभी जानते हैं कि क्या होते हैं। तो देखिए, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो टॉपिक लगा रही हूँ मैं डीएनए आरएनए। डीएनए एंड आरएनए। तो सबसे पहले हम इनकी फुल फॉर्म देखते हैं, डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अब डीएनए की खोज किसने की थी? तो देखिए, डीएनए की जो खोज की थी वो की थी फ्रेडरिक मिशनर ने। फ्रेडरिक मिशनर, ये हो गए खोजकर्ता। फिर डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, डबल हेलिक्स, या मैं बोल सकती हूँ द्विकुंडली जो मॉडल है वो किसने दिया था? तो वो दिया था 1816
सॉरी 1952 में दिया था वाटसन व क्रिक ने। तो देखिए डीएनए की जो खोज की थी वो की थी फ्रेडरिक मिशनर ने की थी, और इसका जो द्विकुंडलित मॉडल दिया था कि किसने बताया था कि डीएनए जो होता है द्विकुंडलित होता है, तो वो बताया था वाटसन व क्रिक ने। ठीक है, तो हम थोड़ा सा डीएनए की स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि डीएनए कैसा होता है, और उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा जो मेन है वही हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बाकी हमें देखिए मैंने संरचना बनाई है डीएनए की। ठीक है, तो द्विकुंडलित का मतलब ये हो गया द्विकुंडलित, ये मैंने इसको द्विकुंडलित बना दिया है, ये मैंने द्विकुंडलित इसको बनाया। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए कौन कौन से जो इक्विपमेंट, या हम बोल सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, फास्फेट शर्करा होती है। तो देखिए नाइट्रोजनी क्षार है, फास्फेट शर्करा है, वो सारी चीजें इसमें उपस्थित होती है। और डीएनए के अंदर जो होता है वो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, 4 नाइट्रोजनी क्षार इसमें उपस्थित होते हैं, और वो किसी बंध के द्वारा आपस में बंधे रहते हैं। ठीक है, तो ये किस बंध के द्वारा आपस में बंधे रहते हैं? तो जो बंध होता है वो बंध होता है हाइड्रोजन बंध, और इसमें जो बंध बनता है एडेनिन का बॉन्ड बनता है थायमिन के साथ, ग्वानिन का बनता है साइटोसिन के साथ। तो इन जो नाइट्रोजनी क्षार है इनके मध्य कौन कौन से बंध बनते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। इसके अलावा थायमिन एडेनिन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, थायमिन और एडेनिन सिंगल से जुड़ता है, और साइटोसिन और ग्वानिन ये भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन कि एक दूसरे से किस बंध के थ्रू जुड़े रहते हैं। और ये जो इनके मध्य जो बंध होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध। इसके अलावा डीएनए के बारे में कि जो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का जो मॉडल दिया था द्विकुंडलित या डबल हेलिक्स जो मॉडल दिया था, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था वाटसन व क्रिक को। तो नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1962 में। मतलब जब इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था उसके 10 साल के बाद इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ 1962 में वाटसन व क्रिक, वाटसन व क्रिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आता है कि डीएनए कैसे बनता है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझा रही हूँ। डीएनए का निर्माण मैंने सबसे पहले बनाया केंद्रक। केंद्रक, केंद्रक में होता है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल से बनता है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये 3 भागों में डिवाइड होता है। तो 3 भाग इसके कौन कौन से होते हैं? तो इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है पेंटा या पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा। सेकंड होता है फास्फेट ग्रुप, और थर्ड होता है नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। तो देखिए इस तरीके से होता है डीएनए का निर्माण।
केंद्रक में जो एसिड होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल से न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है और न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो 3 प्रकार के यौगिकों से मिलकर बनता है। तो कौन कौन से होते हैं? पेंटोज, शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजनी क्षार। फिर हम यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार को भी हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें मैंने पहले बताया एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, जो कि डीएनए में एक बंध के द्वारा आपस में बंधे रहते हैं और उस बंध को हम बोलते हैं हाइड्रोजनी बंध। ठीक है, फिर आगे इसमें हम पढ़ते हैं मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये डीएनए के बारे में था। ये डीएनए का निर्माण कैसे होता है? केंद्रक से। और मैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है, नोट लगा के मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कि डीएनए जो है कहाँ पाया जाता है? डीएनए, तो डीएनए जो है वो केंद्रक के अलावा, डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कि डीएनए जो होता है वो केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लेते हैं आरएनए। डीएनए हुआ हमारा, डीएनए केंद्रक से इसका निर्माण स्टार्ट होता है। न्यूक्लिक अम्ल से न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स से 3 यौगिक जो हैं उनसे न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। वो कौन कौन से हैं? पेंटोज, शर्करा, फास्फेट ग्रुप होते हैं और नाइट्रोजनी क्षार होता है। डीएनए का द्विकुंडित मॉडल दिया था वाटसन व क्रिक ने दिया था। इसकी खोज की थी वो फ्रेडरिक मिशनर ने की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आरएनए के बारे में। तो देखिए, आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। फिर मैं आरएनए को जो है इसके 3 भाग हैं, वो 3 भागों में मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, इसके जो पार्ट्स हैं आरएनए के उनको कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसके पार्ट्स पढ़ना जरूरी है। और मेरी हैंडराइटिंग जो है वो थोड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए आप लोग समझ जाया करें। तो इसका जो 3 जो टाइप्स होते हैं कौन कौन से होता है? पहला होता है इसका राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए। दूसरा होता है इसका ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए। और थर्ड होता है इसका मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अब ये जो 3 प्रकार का आरएनए होता है, इसकी संरचना होती है वो एकल कुंडलित होती है या सिंगल हेलिक्स मॉडल। आरएनए जो होता है एकल कुंडलित मॉडल होता है ये। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है? देखिए, अब हमें ये पढ़ना है कि आरएनए जो होता है इसका कार्य क्या होता है। तो आरएनए का कार्य, इसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आरएनए का, वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। कि आरएनए का कार्य होता है सिर्फ प्रोटीन निर्माण में भाग लेना। मैं लिखती हूँ इसका कार्य क्या होता है। कार्य, तो यहाँ पे आप समझिएगा, कार्य का मतलब आरएनए का कार्य क्या होता है, तो वो होता है प्रोटीन निर्माण में भाग लेना। आरएनए का कार्य होता है प्रोटीन निर्माण में भाग लेना। अब जो आरएनए के 3 हमने टाइप्स लिखे हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, इन आरएनए का क्या काम होता है वो अभी हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बारे में।
सबसे पहले राइबोसोमल आरएनए के बारे में हम पढ़ेंगे, मैसेंजर आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। इनमें कौन सा सबसे छोटा आरएनए है, कौन सा सबसे बड़ा आरएनए है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बात और है इसमें कि मैसेंजर या फिर आरएनए जो होता है वो एक वायरस है जिसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। तो वायरस के बारे में बता देती हूँ कि आरएनए एक वायरस में आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। और वो वायरस कौन सा है, तो वो वायरस होगा यहाँ पे टोबैक वायरस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आरएनए जो है वो आनुवंशिक पदार्थ की तरह है, जिस वायरस में काम करता है उस वायरस का नाम टोबैक वायरस है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आरएनए के टाइप्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैसेंजर आरएनए। तो देखिए मैसेंजर आरएनए का कार्य क्या होता है। यह डीएनए में अंकित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाने का कार्य करता है। यह डीएनए में संचित सूचनाओं को, ये इनके अपने कार्य होते हैं जो 3 टाइप से, सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक लाने का कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक लाने का कार्य, ये होता है मैसेंजर आरएनए का। दूसरा हम पढ़ते हैं इसमें राइबोसोमल आरएनए। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का कार्य क्या होता है, इसका निर्माण केंद्रिका में होता है। देखिए सबसे पहले तो ये जो राइबोसोमल आरएनए है इसका निर्माण केंद्रिका में होता है, और इसका कार्य होता है राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में सहायता प्रदान करना। राइबोसोम जो आरएनए है, राइबोसोम की संरचना संगठन में सहायता प्रदान करना, देखिए मैंने बहुत ही शॉर्ट बना के लिखा है कि एग्जाम बेसिस अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो एग्जाम बेसिस के हिसाब से मैंने इनको बनाया है। मैंने इनमें फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो आई होप कि जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ उतना आप ज़रूर पढ़ें, एग्ज़ाम के बेस जो एग्ज़ाम बेस है उसके हिसाब से। तो जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना भी अगर पढ़ लोगे तो एग्ज़ाम ठीक रहेगा आपका। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें सबसे छोटा आरएनए होता है, कौन सा होता है, ट्रांसफर आरएनए। सबसे छोटा आरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए। सबसे बड़ा होता है मैसेंजर आरएनए, सेकंड नंबर का होता है राइबोसोमल आरएनए, और सबसे छोटा आरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए। थर्ड नंबर है ट्रांसफर आरएनए। इनका कार्य क्या होता है, तो इनका कार्य होते हैं आरएनए का सबसे छोटा आरएनए और एमिनो अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाना। कि एमिनो अम्ल जो होता है, एमिनो अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक लाना, संश्लेषण स्थल तक लाना। ट्रांसफर आरएनए का कार्य होता है एमिनो अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक लेके आने का इसका कार्य होता है, और सबसे छोटा होता है इसलिए इनको सबसे छोटा काम भी दिया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आरएनए, डीएनए और कोशिका से रिलेटेड
मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा लेकिन क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जैसे एग्ज़ाम आने वाले हैं, स्टार्ट हो रखे हैं और होने वाले हैं, तो उन एग्ज़ाम के बेसिस पे हम थोड़े क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।